हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, जैसे मास, लेंथ, टाइम। अभी तो इनकी ज़रूरत है और कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, देखते बाद। और हमने ये भी देखा था व्हाट इज मीन बाय पार्टिकल, व्हाट इज मीन बाय बॉडी और व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो अब पार्टिकल और बॉडी बोलने के बजाय कॉमनली हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ध्यान में रखो। आज हमको रिलेटेड पार्ट देखना था, इन शॉर्ट मोशन। व्हाट इज मोशन और किसका मोशन होता है। एक्चुअली 8th फिजिक्स में आपका पहला पार्ट होता है फोर्स एंड प्रेशर, पर जब हमको फोर्स एक्सप्लेन करना है तो थोड़ी केस मोशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट आज एक्सप्लेन करते हैं मोशन। व्हाट इज मोशन। तो मैंने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था कि स्पेस है और स्पेस में कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट होगा बी और कोई पॉइंट होगा सी, और ये तो सिंपली पॉइंट है। और इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, पार्टिकल होगा, और वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे आके बैठता है, सिचुएट होता है। और कब सिचुएट हुआ, तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, किसी भी एक टाइम पे। सपोज मॉर्निंग 7 AM यहाँ पे मिला, तो दैट वन इज द पॉइंट इन अ स्पेस at where object is situated at a given instant of time। इस टाइम पे, उस समय पे ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पे बैठा हुआ है। अब इस पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एट टाइम t1। क्या बोलोगे बेटा? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। इंस्टेंट का मीनिंग होता है क्षण, उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब आपका ऑब्जेक्ट ए से निकला और पॉइंट बी पे जाके बैठा, और तब टाइम हुआ होगा t2। टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होता है। अब पूछा किसने व्हाट इज बी, तो आप बोलोगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2। थोड़ी देर के बाद आपका ऑब्जेक्ट बी से निकला और सी पे जाके बैठा, और तब टाइम हो गया सपोज t3। यहाँ पे 7 बजे थे, यहाँ पे 8 बजे होंगे, यहाँ पे 9 AM हुआ होगा। तो मैं बोलूँगा इट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3, मतलब 9 AM। ये था पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, सपोज 8 AM। तो व्हाट इज मीन बाय पोजीशन, और किसका पोजीशन होता है और कब का होता है। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम का पोजीशन होता है। थोड़ा ध्यान में रखो, मैंने व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन कर दिया था, और मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं पार्ट अगेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई, आपका ऑब्जेक्ट एक तो पार्टिकल होता है या बॉडी होती है, हम सबको पता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। और आपके स्पेस में तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड सो ऑन, इनफाइनेटली मेनी। अब ये तो सिंपली पॉइंट है, और पॉइंट को ही पोजीशन बोला जाता है। अपन किसका पोजीशन? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं होगा और वो आके इस पॉइंट पे बैठा होगा। कोई डस्ट पार्टिकल है, हवा में उड़ रहा है और पॉइंट ए पे आके बैठा है, और कौन से टाइम पे वहां पे बैठा होगा? तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, सपोज सवेरे 7 बजे बैठा होगा। तो अब उस पॉइंट को बोलोगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1। थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट वहां से निकला और पॉइंट बी पे जाके बैठा, तो बी को बोलूंगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2।
अगेन बी से निकला सी पे जाके बैठा होगा, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3, और वहां से निकल के डी पे जाके बैठा होगा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t4, तो पॉइंट डी को बोलूंगा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t4। तो हमको बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट इन अ स्पेस, कोई भी पॉइंट होता है, at where an object is situated at a given instant of time is called as position of an object at that time. A point in a space at where an object is situated at a given instant of time, it is called as position of an object at that time. Position बेटा पॉइंट ही होता है, पर वहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आके बैठा होना चाहिए, सिचुएट होना चाहिए। और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो कौन से टाइम पे आपने देखा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन एट दैट टाइम। तो पोजीशन किसी न किसी टाइम पे होता है, किसका होता है, तो ऑब्जेक्ट का होता है। ध्यान में रखो, ध्यान में आया पोजीशन। मैंने बोला ये आपका कोई व्हीकल है, कार होगा, और अभी इस पॉइंट ए पे खड़ा है और आपने इसको देखा, तब कुछ ना कुछ टाइम हुआ होगा, और टाइम हुआ होगा सपोज 10 AM, तो आप बोलोगे पोजीशन ऑफ ए कार इज एट ए एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम 10 AM। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, फिर ऑब्जेक्ट बॉडी होगा, पार्टिकल होगा, किसी न किसी पॉइंट पे बैठा होता है, और कौन से टाइम पे होता है, तो इसको बोलते हैं इसी पॉइंट को पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पोजीशन पॉइंट होता है इन अ स्पेस जहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सिचुएट होता है, और पोजीशन किसी न किसी टाइम पे होता है। समझ गए? गुड। तो ये पोजीशन रहा। अब बात करते हैं, भाई आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ एंड सो ऑन, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट इन स्पेस, अर्थात इस प्लेन में होंगे, सभी जानते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में होगा, और वैसे आके आके पॉइंट ए पे आके बैठा होगा, और तब टाइम टी हो गया होगा t1। तो मैंने पूछा व्हाट इज ए, तो ए इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। समझा? अब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे आके बैठा हुआ है, और आपने कब देखा? एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। सपोज आपने सवेरे 7 बजे देखा होगा, ठीक है? तो व्हाट इज ए? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। What is A? Position of an object at the instant of time t1। अब मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ 7:30, सपोज 7:30 AM पे देख रहे हैं, तो टाइम चेंज हुआ कि नहीं t2, और टाइम ऑलवेज इंक्रीज होता है, आपको पता होगा। और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, वहाँ से इधर भी गया नहीं, इधर भी नहीं गया। अगेन थोड़ी देर के बाद देखा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3, सपोज 8 AM देखा होगा, फिर भी आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल। अगेन थोड़ी देर के बाद देखा एट टाइम 8:30 AM, आपका ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पे ही दिखता होगा। समझा? अर्थात इतना डिफरेंस ऑफ टाइम नहीं लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट आपको उसी पॉइंट पे दिखता है, तो उसका पोजीशन एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 भी ये था, t2 पे भी सेम पोजीशन है, t3 पे भी सेम पोजीशन है, t4 पे भी सेम पोजीशन। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? टाइम तो चेंज हो रहा है, पर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे ही है। तो सुनिएगा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट।
भाई किसी ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कब बोलोगे? तो व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट। समझा? तो ध्यान में रखो, ऑब्जेक्ट तो आपको पता है पार्टिकल और बॉडी होती है, और किसी बॉडी को रेस्ट में कब बोलोगे, पार्टिकल को रेस्ट में कब बोलना है, आई मीन कॉमनली ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलोगे? कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे है और उसका वही पोजीशन होता है, जबकि टाइम बदलते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि मैंने बोला कोई बस है और यहां पे खड़ा है, ड्राइवर वगैरह कुछ है नहीं। अब ये किसी न किसी पॉइंट पे खड़ा होगा कि नहीं, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, और वो बस स्टैंड पे है और इसमें ड्राइवर वगैरह है नहीं, वो चल रहा होगा क्या? नॉट दैट। तो सवेरे देखा होगा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, उसके बाद में देखा, उसके बाद में देखा, उसके बाद में देखा, और टाइम तो बढ़ते जा रहा होगा, 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM सरी का बढ़ते जा रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो जहाँ पे है वहाँ पे ही है, और ये एक पॉइंट था जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो इसको पोजीशन बोलूँगा। तो इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तब जाके इस ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट बोलोगे। तो आपका बस रेस्ट में, उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो जो है वहाँ पे रहेगा। मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया नीचे, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन of an object with respect to time, then that object is called as at rest or in the state of rest। तो बेटा समझ गए किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलोगे और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कब बोलोगे। अब बात आती है ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन, भाई सपोज आपके पास पॉइंट है स्पेस में, पॉइंट बी है स्पेस में, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, और मैंने बोला कई सारे पॉइंट्स होते हैं इनफाइनेटली मैनी, ये पॉइंट्स है। और कोई ऑब्जेक्ट होगा, डस्ट पार्टिकल है और कुछ बोलो, वो स्पेस में घूम रहा होगा और पॉइंट ए पे आके बैठा हुआ है, और तब जाके आपके वॉच में टाइम हो गया t1। तो क्या बता सकते हैं व्हाट इज ए? ये तो पॉइंट था, पर वहाँ पे आप खाली पॉइंट नहीं है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आके बैठा हुआ है, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आके बैठा, कोई पार्टिकल होगा, कोई बॉडी होगी। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आके बैठा है, कौन से टाइम पे देखा आपने? t1। तो व्हाट इज ए? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। और थोड़ी देर के बाद वही ऑब्जेक्ट पोजीशन बी के जहाँ पे बैठा, तो वहाँ पे टाइम हो गया t2। तो व्हाट इज बी? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, उसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन था एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2। थोड़ी देर के बाद देखा तो टाइम t3 हो गया, मैंने बोला यहाँ पे 7 AM, यहाँ पे 7:30 AM, यहाँ पे 8 AM, टाइम तो बढ़ रहा है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके बैठा होगा। तो व्हाट इज सी? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3। और आपका ऑब्जेक्ट डी पे जाके बैठा, तब टाइम हो गया t4। तो व्हाट इज डी? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3। थोड़ी देर के बाद आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे जाके बैठा है, और तब टाइम हो गया होगा t5, बढ़ते जा रहा होगा। तो व्हाट इज ई? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t5। आंसर। तो टाइम तो चेंज होता ही है, इंक्रीज होता है ऑलवेज, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। t1 पे ए पे था, t2 पे बी पे चला गया, टाइम t3 पे सी पे गया, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t4 डी पे गया, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t5 ई पे गया। तो देर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन मोशन। व्हेन देर इज चेंज, भाई बताओ ना इसका पहले पोजीशन कौन सा था? पॉइंट ए एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1।
एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 उसका पोजीशन हो गया b, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3 उसका पोजीशन हो गया c, एट नेक्स्ट टाइम उसका पोजीशन हो गया d. तो देर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन, देर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? देर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसका पोजीशन सरी का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन मोशन. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट या इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन मोशन. ध्यान में रखो, जनरली हम बोलते हैं मोशन रेस्ट, पर एक्चुअली मोशन क्या है और रेस्ट क्या डिफाइन करते आनी चाहिए. भाई कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट इन स्पेस पे बैठा हुआ है, और कब देखा टाइम t1 पे भी वहां पे था, t2, t3, t4, टाइम सरी का बढ़ते जा रहा है, और आपका ऑब्जेक्ट है वहां पे है, तो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलोगे एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. और आपका ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, टाइम t1 है, बाद में बी पे गया टाइम t2, बाद में पोजीशन सी पे गया टाइम t3, बाद में पोजीशन डी पे गया टाइम t3, t4 हुआ होगा. तो यहाँ पे उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलोगे इन मोशन. तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इन मोशन. समझे स्टूडेंट्स? व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ रेस्ट और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन मोशन. तो कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई पार्टिकल होगा या बॉडी होगा, कॉमनली ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वो स्पेस में किसी पॉइंट पे बैठा हुआ है, वो हो गया पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. टाइम तो चेंज होता ही है, टाइम कभी रुकता नहीं है, ऑलवेज इंक्रीज होता है. और टाइम जबकि इंक्रीज हो रहा है पर ऑब्जेक्ट है वहां पे है, तो जिस पॉइंट पे बैठा हुआ है उसी पॉइंट पे है, और पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा है तो उसको हम पोजीशन बोलते हैं. तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब देर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन ए पे था, पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो उसको पोजीशन बोलोगे ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. बाद में टाइम पोजीशन बी पे गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2. समझ रहे टाइम का मतलब? अगेन टाइम बढ़ेगा, t3 हो गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी हो गया, तो उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके ऑब्जेक्ट को बोलोगे इन मोशन. गुड. तो व्हाट इज मीन बाय रेस्ट या स्टेट ऑफ रेस्ट, और व्हाट इज मीन बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ध्यान में आ गया आपका. स्टूडेंट, रेस्ट एंड मोशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. हमको एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन करना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमेशा वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में. अभी इतना काम नहीं है, अपन कभी कभी एक आधे चैप्टर में आ ही जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो समझ ना आना चाहिए. भाई मैंने बोला ये स्पेस में कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट तक आपको पहुंचना है ना, इस पॉइंट तक जाना होगा. और आप पूछा किसको कि भाई पॉइंट ए है, कहाँ पे है? कोई बोल देगा कि भाई वो क्लासरूम है, उसके बोर्ड पे जाओ और बोर्ड पे आपको पॉइंट ए मिलेगा, तो आप आ जाओगे बोर्ड पे, और बोर्ड पे इधर उधर घूम रहे हैं, आपको पॉइंट ए मिलेगा नहीं. क्लियर? तो ये एक्चुअली कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे होगा ये पॉइंट, उसका लोकेशन बताना है, एग्जैक्टली कहाँ पे है. तो आपको भी पता है, आप दो वर्टिकल लाइंस कंसीडर करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इसको बोलते हैं आप एक्स एक्सिस, और इसको आप बोलते हैं वाई एक्सिस, आप सबको पता होगा.
ये दोनों रियल लाइन है, नंबर सिस्टम है। यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। समझे ना मेरी बात? यहाँ पे होगा पॉइंट ए कहीं। और फिर आपको बोला कि इस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट जाओ, चले गए। और दोबारा बोलते हैं कि वाई एक्सिस पे 3 यूनिट जाओ, वहाँ से तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऊपर चले गए। तो यहाँ पे आपका पॉइंट मिल गया। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आप लिखते हैं 3 और वाई कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं 3। तो ये जो 3 3 लिखा, तो उसने वही बताया कि आपको एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट जाना है, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट जाना होगा, फिर आपको आपका पॉइंट मिलता है। तो उसका पोजीशन हमको मिल गया। क्या मिला? उसका लोकेशन, उसका पोजीशन वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट, ये हमको मिल गया। समझ गए? तो व्हाट इज मीन बाय पोजीशन, ये तो आपको पता हो गया। पर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर लोकेट करना है तो हमको वहां तक एक्चुअली पहुंचना है और उसका पोजीशन बताना है। तो मैंने ये सिस्टम का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, सिस्टम ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस कंसीडर किया और फिर बोला कि इस लाइन पे 3 यूनिट जाओ और इस लाइन पे भी 3 यूनिट जाओ, आपका ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। तो इस ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? पोजीशन ए पे। और पोजीशन ए पे हमको पहुंचना है उस ऑब्जेक्ट के पास। तो उसका एक्चुअली पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस आप कंसीडर करते हैं। फिर उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 3 3। तो समझना है कि आपको एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट जाना होगा, देन जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे 3 यूनिट जाना होगा, आप अपने पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सामने काम है, जरा ध्यान में रखो और बता दूंगा स्टूडेंट। भाई कोई शॉप है आपके टाउन में, बुक स्टोर होगा और यहां पे कोई टेम्पल है। और आपको वहां पे जाना है। आप आपके फ्रेंड को पूछते हैं कि भाई वो शॉप कहां पे है, बुक स्टॉल कहां पे है। तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि भाई वो मंदिर है, टेम्पल है, उस टेम्पल के बाजू में बुक स्टॉल है। तो इस बुक स्टॉल का जो पोजीशन है एक्चुअली वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका पोजीशन एक्सप्लेन करना है। तो आपने बोला कि मंदिर के पास, टेम्पल के पास। तो यहाँ पे एक सिस्टम आपने यूज करा टू लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस बुक स्टॉल। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जस्ट ध्यान में रखो। मैंने बोला कोई हॉल होगा, ट्यूशन क्लास होगा और कोई बच्चा इस सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे बैठा हुआ है जस्ट कॉर्नर में। कोई आता है और पूछता है कि वो एक्स नाम का बच्चा कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो टीचर होगा वो बोलता है कि वो कॉर्नर में बैठा हुआ है। तो आने वाला पर्सन उस कॉर्नर में चला जाएगा। तो इसका पोजीशन रिप्रेजेंट किया एट द कॉर्नर ऑफ दिस हॉल। तो ये हॉल जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई भी सिस्टम बैठी है, सपोज एक आधा ट्री होगा, पेड़ है, और इसके नीचे कोई बच्चा बैठा होगा। समझा? उसके पप्पा इधर है और किसको पूछते हैं कि भाई यहां से कोई चला गया होगा इस रास्ते से, वो यहां पे चला गया। अब इस बच्चे के घर वालों ने पूछा कि हमारा बच्चा दिखा है क्या? तो ये बोल देगा कि भाई वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो वो पर्सन चलते आएगा, पेड़ के नीचे अपने बच्चों को देख लेगा। तो हमको बताओ ना ये बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है? इस पेड़ के नीचे है। तो ये उसका पोजीशन हो गया।
पर इसने इसको इसका पोजीशन बताया, पर किसके विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन बताया, विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, तो दैट ट्री इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्री क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी बोला था वो जो बुक स्टॉल था उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पल बताया, तो वो टेम्पल होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझा? वो जो स्टूडेंट था ट्यूशन हॉल के कॉर्नर में बैठा हुआ था, तो उसका पोजीशन एट द कॉर्नर ऑफ ट्यूशन हॉल था, तो आपका ट्यूशन हॉल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मैंने बोला ये बस है, यहाँ पे ड्राइवर होगा, यहाँ पे आपके मालूम है सिटिंग अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पे कोई पर्सन बैठा होगा, वो एग्जैक्टली एट द फ्रंट ऑफ ए बस है। इधर से कोई आता है और उसको पूछता है कि भाई वो पर्सन कहाँ पे है, तो बोलते हैं कि बस में एकदम सामने जाओ, एट द फ्रंट ऑफ ए बस, जस्ट एकदम फ्रंट पे। तो इस पर्सन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बस एक्सप्लेन किया हुआ है, बस में एकदम सामने, एट द फ्रंट। समझा? तो ये बस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई किसको बोला ना पर्सन कहाँ पे है, तो भाई यहाँ से जाओ, एकदम सामने जाओ, पहले सीट पे आपका बच्चा बैठा हुआ है, पहला सीट किसका? बस का, तो उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बस एक्सप्लेन किया, तो बस होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? तो एक सिस्टम होती है यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस अभी इतना समझो। तो मैंने आज टॉपिक एक्सप्लेन करा स्टूडेंट अभी तक। व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन of an object, या when object is called as in the state of motion। state of motion तो बोलूँगा नहीं अभी, only in motion, object at rest, या फिर object in the state of rest, object in motion। समझ गए? और छोटी से एक केस एक्सप्लेन करा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? गुड। आज यूँ ही पढ़ाया, नेक्स्ट लेक्चर में और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो उसके रिलेटेड मोशन एक्सप्लेन करते हैं। मस्ट था, क्योंकि एक स्टेटमेंट आता है आपका मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होता है। समझ गया? गुड। तो थोड़ा टॉपिक पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट यूँ ही बता दिया। अभी हम बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए पे था, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 था, और वहां से वो निकला और पोजीशन बी पे गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2। ये तो सभी जानते हैं, पोजीशन क्या होती है? पॉइंट होता है इन स्पेस, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 सपोज, तो इट इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम t1। और आपका ऑब्जेक्ट उस पोजीशन से निकला और पोजीशन बी पे चला गया, मतलब एट पॉइंट बी। कब गया? तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो टाइम t1 टू टाइम t2 चेंज हो गया। अब ये भी हो गया पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2। टाइम भी चेंज हुआ और ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हुआ, मतलब देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में था। तो यहां से यहां तक वो मोशन में था, और इनिशियली वो यहां पे था, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। और वो बी तक चला गया, बाद में कहां पे गया पता नहीं, आपने देखा भी नहीं, यहां तक देखा और बाद में आप घर पे चले आए। तो ये था आपके एक्सपेरिमेंट का फाइनल पोजीशन। अब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे गया, इस पाथ पे चला हुआ है, ये पाथ था, ऐसे नहीं गया, इधर से भी नहीं गया, इसी पाथ पे गया। समझा? अरे बराबर है कि नहीं? हो सकता है ना आपका ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है, ए टू बी जाना है, इधर कोई रास्ता नहीं है, ऐसा रास्ता होगा तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इधर से कोई पाथ होगा, बराबर। पर अभी तो वो इस पाथ पे गया, और ऐसा जो पाथ है इसको आप स्ट्रेट लाइन पाथ बोलते हैं, लाइन बोलते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है।
और किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स बताओ व्हाट इज मीन बाय लीनियर मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line path, if then it is called as a linear motion. Motion of an object along a straight line path is called as a linear motion. तो आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए टू पोजीशन बी गया और ये उसका पाथ ट्रेस्ड था, पाथ ट्रेवल्ड था, along which it traveled, that one is the straight line path. And the motion of an object along a straight line path is called as a linear motion. तो आपका ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है। कौन से मोशन में? लीनियर मोशन। अब वहां से भी आपने देखा होगा बी से निकला और अगेन सी पे गया और तब टाइम हुआ होगा t3, तो इसका मोशन अगेन लीनियर पाथ पे हो रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट ए टू सी चला गया, टाइम t1 t2 t3 हो गया और इसका मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ। That motion is called as a linear motion. तो स्टूडेंट बताओ व्हाट इज मीन बाय लीनियर मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड एज ए लीनियर मोशन। तो मेरा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, कब था? इनिशियली एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। थोड़ी देर के बाद वो पोजीशन बी पे चला गया होगा और टाइम कितना हुआ? t2। तो ये हो गया उसका पाथ ट्रेस्ड और ये पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ था। द मोशन of an object along a straight line path is called as a linear motion. चलो ठीक। तो स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से निकला, पोजीशन बी पे गया, along a straight line path गया, मोशन में था। अब इस पाथ का हम लेंथ मेजर करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया व्हाट इज मीन बाय लेंथ। तो इन दोनों पॉइंट्स जो है एंड पाई, यहां से आपने देखा है कि नहीं? उसको यहां तक ही देखा हुआ है। तो आपने इसका इतना ही मोशन दे रखा है ए टू बी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। कहां से कहां तक देखा? ए से लेकर बी तक। बोला भी ये इनिशियल पोजीशन था, फाइनली आपने बी पे देखा, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ था। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट वन कॉल्ड एज ए लीनियर मोशन। और इस पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट चला हुआ है। अब पाथ है तो उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। तो ये एंड पॉइंट्स ए एंड बी दोनों के बीच में का सेपरेशन मेजर करना है बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो मीटर स्केल लगा दो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर सपोज। तो ये पूरा लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया? 5 मीटर। क्या मेजर करा आपने? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। और लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड उसको ही बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जनरली एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आ गया 5 मीटर। मैंने मीटर में मेजर करा, मैं यूनिट की बात करूंगा नेक्स्ट पीरियड। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस कवर्ड? जरूरी नहीं कि मोशन लीनियर होना चाहिए। जिस पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट चलता है उस पाथ का लेंथ मेजर करो, और लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस कवर्ड। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस कवर्ड। तो मेरा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, पहले मैंने देखा, पता नहीं कहां से आया, और जब मेरा एक्सपेरिमेंट चालू हो गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 वो पोजीशन ए पे था, तो उसको इनिशियल पोजीशन, और फाइनली उसको मैंने पोजीशन बी पे देखा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 फाइनल पोजीशन। उसके बाद में मैंने उसको देखा नहीं है सब, और वो इस पाथ पे चला हुआ है और ये लीनियर पाथ था, स्ट्रेट लाइन पाथ था। तो इस मोशन को मैं लीनियर मोशन भी बोलूंगा। और इसमें लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, जिस पाथ पे चला हुआ है उस पाथ का लेंथ, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, क्या बोला? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोलने का? डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस सिर्फ लेंथ होता है, फिर कोई करेगा वो पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, बी पे गया, तो कोई डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ इधर से मेजर कर सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर।
और कोई उसको जाने देगा और इधर से भी मेजर करता है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, किधर भी मेजर करो, लेंथ ऑफ पाथ किधर से भी मेजर करो सेम ही आता है 5 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का डेफिनेशन ध्यान में रखो, इसको पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस समझ के अब बात करता हूं स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट। धीरे धीरे पढ़ो, कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने तो डिस्टेंस डिफाइन किया था, आपका ऑब्जेक्ट ए से निकला था, इनिशियली ए पे था और चलते चलते बी तक गया फाइनली। बाद में आपने देखा नहीं किधर से किधर गया, ए से लेकर बी तक, बी से ए तो नहीं देखा आपने, ए से बी तक गया, समझा। फिर उसको जाने दिया और पाथ तो कहीं जाता नहीं, रास्ता है आपको पता है, उसका लेंथ आपने मेजर किया। फिर आप इधर से मेजर करो ए टू बी या उधर से मेजर करो बी टू ए, सेम ही आता है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल लेंथ था और पाथ ट्रेवल। वो किधर से भी मेजर करो, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, कोई ए टू बी मेजर करेगा, कोई बी टू ए मेजर करेगा, सेम ही आता है। यहाँ पे एग्जांपल में 5 मीटर। पर मैंने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, भाई आपका ऑब्जेक्ट 5 मीटर गया पर किधर से गिर गया, तो ए टू बी गया, उसका डायरेक्शन भी साथ में बोला हुआ है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी शॉर्टली पहला डेफिनेशन, तो डिस्टेंस भी देते हैं और साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देते हैं, वो किधर से किधर गया, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ए टू बी, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं मैम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। अभी बाद में और एक डेफिनेशन आता है, जब लीनियर मोशन नहीं होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मैं लीनियर मोशन की ही बात कर रहा हूं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट, अर्थात डिस्टेंस भी देना होता है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपको देना होता है, वो किधर से किधर गया, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है 5 मीटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो गया ए टू बी, इट इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस था जो आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल, और जो आप मेजर कर सकते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है 5 मीटर, वो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान में रखो। तो डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी या सिंपली स्केलर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, और साथ में डायरेक्शन भी है। क्या आप डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं क्या बाय यूजिंग मीटर स्केल, वेइंग पेन, थर्मामीटर? नॉट दैट। डायरेक्शन सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, तो वो मैग्नीट्यूड नहीं है, पर उसमें डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड है जो आप मेजर कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है डिस्टेंस और साथ में डायरेक्शन भी है, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस में मैंने डायरेक्शन दिया ही नहीं, डायरेक्शन नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट, कॉल्ड एज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है।
क्योंकि इसको डायरेक्शन भी देना होता है और मैग्नीट्यूड भी देना होता है टू एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट, आज हमने बात करा व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस और व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, ध्यान में रखो। तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, इनिशियली पोजीशन ए पे था और वहां पे टाइम था t1, और आपका ऑब्जेक्ट इसी पाथ पे चला, लीनियर पाथ पे पोजीशन बी पे गया और वहां पे टाइम हो गया t2। तो व्हाट इज ए? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। व्हाट इज बी? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2। इसका पोजीशन चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में था और उसका जो मोशन हुआ है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ है, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड एज ए लीनियर मोशन। अब इस पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट चला हुआ है, ध्यान में रखो, और इस पाथ का आपको लेंथ मेजर करना है। आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल, बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो मीटर स्केल ले लो और लेंथ ऑफ पाथ मेजर करो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ पाथ मेजर। 5 मीटर तो एग्जाम्पल है, कितना भी हो सकता है, 7 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर। तो ये होता है लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल। और लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोलना है स्टूडेंट? डिस्टेंस कवर्ड। जनरली उसको डिनोट करते हैं यस, और मैंने उसको मेजर किया मीटर, तो उसका यूनिट है मीटर, और 5 होता है मैग्नीट्यूड। जो आप मेजर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो आपका डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड कितना है? तो 5 मीटर, उसका यूनिट आता है मीटर। ये होता है स्केलर क्वांटिटी। और बाद में मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, दोबारा ध्यान में रखो, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब साथ में डायरेक्शन भी है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यस बार से डिनोट कर। तो डिस्प्लेसमेंट में लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड मतलब डिस्टेंस भी आता है और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी आ रहा है मोशन का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 मीटर और डायरेक्शन था फ्रॉम ए टू बी, ये होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। और जब मैग्नीट्यूड भी देते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी आता है। अभी तो इतना ध्यान में रखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? गुड। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, पक्के में उसका पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? और जब पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कोई ना कोई पाथ पे चलता होगा, और जिस पाथ को ट्रेस करता है, जिस पाथ पे चलता है, उसका लेंथ मेजर करो, उसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। और वहां पे आप डायरेक्शन एक्सपेंड नहीं करते हैं, देयरफॉर आपका डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, सिंपली लेंथ मेजर करते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल, और उसका न्यूमेरिकली कोई वैल्यू आप लिखते हैं, जैसे 5 मीटर, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पूछा तो डिस्टेंस ही कवर्ड होता है, पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आप लिखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किधर से किधर गया। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ही होता है, पर साथ में आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सपेंड करना होता है। दैट वन कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी देते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं, तो उसको यस बार से नोटअप करते हैं, ऐसा ध्यान में रखो। और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान में आया? गुड। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बात करते हैं स्टूडेंट स्पीड। सामने के क्लास में तो हमको इससे भी ज़्यादा पढ़ना होगा, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी टाइप्स। अभी तो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, कुछ बेसिक क्वांटिटी जो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमारा 8th में पहला ही पार्ट चालू होता है फाउंडेशन केस में, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स के लिए हमको ये बातें जरा एक्सप्लेन करना होता है बेसिकली।
तो व्हाट इज मीन बाय स्पीड? तो मेरे को बताओ, आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली पोजीशन ए पे था एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, और आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पे चला गया होगा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 along the path AB. तो what is A? Position of an object at the instant of time t1. What is B? Position of an object at the instant of time t2. पोजीशन चेंज हो गया, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में था और अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन में था, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। और एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो मेरा ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी पे गया इस पाथ पे, उसका लेंथ मेजर करता हूं बाय यूजिंग मीटर स्केल, तो होगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड कितना होगा? 5 मीटर। उसको कैसे डिनोट करते हैं? यस, और उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर्ड। और आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से निकला, पोजीशन बी पे गया, यहाँ पे टाइम कितना हुआ? सपोज 7 AM होंगे, और यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम लगा होगा 8 AM बजे होंगे सपोज। तो बताओ ना, 7 बजे यहाँ पे था, 8 बजे यहाँ पे चला गया, इनिशियली कहाँ पे था? एट पोजीशन ए। कौन से टाइम पे? 7 AM। फाइनली कहाँ पे गया? पोजीशन बी पे। कितना टाइम हुआ? 8 AM। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? 8 - 7 दैट्स इक्वल टू 1 आवर। तो आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा होगा 1 आवर सपोज। समझा? मिनट भी हो सकता है, सपोज 7 बजे यहाँ पे होगा और 7:10 पे यहाँ पे चला गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? 7 आवर 10 मिनट - 7 दैट्स इक्वल टू 10 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा होगा 10 मिनट। तो हम बताओ, आपके ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए टू बी जाना है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना था? 5 मीटर। और टाइम टेकन टू कवर दिस पाथ, टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, दैट्स इक्वल टू 10 मिनट। तो बताओ 10 मिनट में आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। तो बताओ 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5/10 मीटर, और मिनट यहाँ पे आएगा। समझा? 10 मिनट में 5 मीटर था, तो 1 मिनट में होगा 5/10 मीटर। समझे? आपके ऑब्जेक्ट ने 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5/10 मीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 5/10। समझा? और एक बात बताता हूं, आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली पोजीशन ए पे था, समझा, और फाइनली पोजीशन बी पे गया अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, और ये लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इक्वल टू 5 मीटर था, जिसको आप डिस्टेंस बोलते हैं। और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लगा होगा 2 सेकंड सपोज। कितने सेकंड? 2 सेकंड। मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि टाइम का यूनिट सेकंड आता है। जनरली टाइम आप सेकंड में मेजर करते हैं। समझा? तो बताओ 5 मीटर इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया? 2 सेकंड में 5 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 5 मीटर अपॉन 2 होगा। तो व्हाट इज दिस 5/2 मीटर? ये होता है डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड। डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड। और 1 सेकंड को यूनिट टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिजिक्स में? यूनिट टाइम। तो ये डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम है। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। समझा? और 1 सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको ही स्पीड बोलते हैं। स्पीड v से डिनोट करते हैं। मैंने बोला इस एग्जांपल में आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। कैसे डिनोट किया? यस। कितने टाइम में गया? 2 सेकंड। कैसे डिनोट करोगे? टी से। तो टी इतने टाइम में आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है? यस मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? यस बाई टी। ये क्या निकाला आपने? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, and that distance covered by an object in 1 second is called as a speed noted by v.
तो मैं लिखता हूँ स्पीड का फार्मूला, स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकंड। बेटा सोपा है, आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, कितना टाइम लगा बेटा 2 सेकंड, उसको क्या बोला टी। कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, क्या बोला यस। 2 सेकंड में 5 मीटर है तो 1 सेकंड में कितना आएगा 5/2, 2 डिवाइड कर दो मीटर। अब 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको ही बोलते हैं स्पीड। ये 5 यानी कि आपका यस था और ये 2 यानी कि आपका टी था, इसको ही बोलते हैं स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट कहीं से भी निकलने दो, कहीं पे भी जाने दो, जरूरी नहीं कि यहां से यहां तक ही गया, सामने भी गया होगा, पर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड। डेफिनेशन होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड, और स्पीड होता है v इक्वल टू यस बाय टाइम। यस डिस्टेंस कवर था और डिस्टेंस काय में मेजर करा आपने मीटर, और टाइम काय में मेजर करा सेकंड, तो स्पीड काय में मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड, तो स्पीड का यूनिट क्या आता है मैम मीटर पर सेकंड। कल मैंने 3 फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था जो फिजिक्स में आती है, मास, लेंथ, टाइम। तो ये डिस्टेंस लेंथ ही तो होता है मीटर में मेजर किया, और ये टाइम सेकंड में, तो स्पीड का यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। तो ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी बन के आपका स्पीड बनता है, तो स्पीड को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आज स्पीड तक की बात हमने देखी है, जरा पढ़ो, पहला भी लेक्चर देखो L1 जो है, और ये L2 बेटे सेकंड लेक्चर, और रिपीट करके देखो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करते हैं इसके सामने के कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।